हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी जोन में। और हमारी 2000 प्लस जीके क्वेश्चंस की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर नंबर 3 में भी हम डिस्कस करेंगे एज यूजुअल 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं अबाउट दिस सीरीज। ये सीरीज है किस चीज़ के बारे में, जो ये 2000 प्लस जीके क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने डिसाइड किया है कि हम इसमें 100 लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे एंड ईच लेक्चर विल कंसिस्ट ऑफ 20 जीके क्वेश्चन। और हर एक लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि 100 लेक्चर में हम 2000 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। और जो ये क्वेश्चंस है वो मिसलेनी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बिल्कुल सीरीज वाइज। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे के सारे आपके फाइनली 2000 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे 100 लेक्चर्स में। और हर एक लेक्चर में कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 20। तो इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी बन चुके हैं और उसमें हमने 1 to 20 और 20 से 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो आज की लेक्चर नंबर 3 में हम 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब आपको इसको किस तरीके से, किस अप्रोच से आपको इस क्वेश्चन को देखना है या किस अप्रोच से आपको इस जीके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, वो आप देखिए। आप सबसे पहले अपने पास एक पेन रखिए और एक कॉपी रखिए। अब आप ये 20 क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए टारगेट क्वेश्चंस हैं। इनको आप देखिए, और क्योंकि आपने भी तैयारी अपनी करी हुई होगी, तो अब आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस इसमें से सही कर पाते हैं। तो उतने आप, जितने क्वेश्चंस आपके सही बनते हैं आउट ऑफ 20, वो आप फाइनली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे आपके इसमें से आपको 18 क्वेश्चंस आते थे, तो आप 18 आउट ऑफ 20 या 18 मार्क्स करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बिल्कुल ऑनेस्टली आप लिखना, क्योंकि इससे मैटर नहीं करता है कि आपके कितने मार्क्स आए या कितना आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस बने आपके इन 20 में से। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने आप में से पढ़े होंगे तो वो क्वेश्चन आराम से बनाएगा। कोई अभी इस टाइप की चीज़ें नहीं पढ़ रहा होगा अभी, तो उसका अभी नहीं बन पाएगा। तो इससे कुछ मैटर नहीं करता है, बस आप ऑनेस्टली जो है लिख देना, ताकि आप अपनी थोड़ा बहुत तैयारी चेक कर सकें कि आपके मैटर में से चीज़ें या मैटर में से क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है, फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्ताज वर। यानी कि गुप्त साम्राज्य में कौन सा ऐसा फॉरेन ट्रेवलर था जो इंडिया आया था? ऑप्शन है ह्यूनसांग, बार्निया, फाहेन या मनुक्की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फाहेन। यानी कि जो गुप्त पीरियड में, गुप्त साम्राज्य में 4th सेंचुरी के आसपास, 4वीं शताब्दी के आसपास जो फाहेन था वो भारत में आया था। और इसने जनरली जो बुद्धिस्ट रिलेटेड टेक्स्ट थे उनको यहाँ पर इसने एनालाइज किया था और इसकी कुछ कॉपियाँ लेके ये चाइनीज़ पहुँचा था। ठीक है, चाइना पहुँचा था। तो ये चाइनीज़ ट्रेवलर था फाहेन, जो कि इंडिया में आया था 4th सेंचुरी में, गुप्ताज पीरियड में। अब है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है मित्रों कि द गुप्ताज गोल्ड कॉइन्स वर नोन एज। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य में गोल्ड कॉइन्स, स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी, उसको क्या नाम से बुलाया जाता था या उसका क्या नाम था? ठीक है, जो गोल्ड कॉइन्स गुप्ता पीरियड में हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? पहला ऑप्शन है दिनार, या कर्षपान, या रुपाक, या निशाक। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दिनार से। यानी कि गुप्ता साम्राज्य में जो गोल्ड हुआ करता था, गोल्ड के कॉइन्स हुआ करते थे, ठीक है, उसको क्या कहते थे? दिनार से कहते थे। और ऐसा माना जाता है उस टाइम पे गुप्ता पीरियड में इंडिया में बहुत सारा गोल्ड हुआ करता था। इनके किंगडम में कहा जाता था कि यहाँ स्वर्ण की वर्षा होती है, देयर इज रेन ऑफ गोल्ड। ठीक है, इतना एबंडेंट ऑफ गोल्ड हुआ करता था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। तो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है दोस्तों, फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां वज। यानी कि इनमें से कौन सा फॉरेन ट्रैवलर शाहजहां के टाइम पीरियड में इंडिया आया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता या मनुक्की। तो जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा मनुक्की। ठीक है, तो मनुक्की जो था वो एक इटालियन ट्रैवलर था या इटालियन राइटर भी था। ये
राइटर हुआ करता था ये, एंड ही हैव वर्कड इन द कोर्ट ऑफ मुगल, यानी कि जो मुगल कोर्ट था, मुगल दरबार था, उसमें इसने काम किया था मनुक्की ने ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां, यानी कि शाहजहां के टाइम पीरियड में। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है अंडर शिवाजी ईच प्रोविंस वाज अंडर यानी कि जब शिवाजी का साम्राज्य था जो, वहां पर जो प्रोविंस बनाए गए थे इनके द्वारा, उसका हेड कौन था, या जो प्रोविंस था वो किसके अंडर आता था। तो दोस्तों थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इसका समझते हैं। तो जो भी शिवाजी के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ शिवाजी द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस, ठीक है, 4 प्रोविंस में बटा था। ठीक है, तो प्रोविंस नंबर 1, 2, फिर 3 और ऐसे ही 4, ठीक है, 4 प्रोविंस में बटा था। और ये प्रोविंस जो थे इनके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस आते थे। ठीक है, हर एक प्रोविंस में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस, जैसे हम स्टेट हैं आज हमारी डेट में, तो वैसे प्रोविंसेस में बटा हुआ था, 4 प्रोविंसेस में बटा था। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि जो प्रोविंसेस थे उनका हेड कौन हुआ करता था। ऑप्शन है वॉइसरॉय, गवर्नर या दीवान। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वॉइसरॉय। हर एक जितने भी प्रोविंसेस थे उसमें एक एक वॉइसरॉय जो था वो उसका क्या हुआ करता था, हेड हुआ करता था इन द किंगडम ऑफ शाहजहां। ठीक है, मतलब इन द किंगडम ऑफ शिवाजी। ठीक है, शिवाजी महाराज के साम्राज्य में। फिर है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया दोस्तों फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1867 एंड 68, यानी कि 1867 और 68 में सबसे पहले भारत की पर कैपिटा इनकम किसके द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1867 टू 68 द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एसर्टिनेटेड बाय, ऑप्शंस हैं एमजी रानाडे या सर डब्ल्यू हंटर, आरशी दत्त या दादा भाई नारोजी। तो ये पूछ रहा है कि सबसे पहले भारत में 1867 और 68 में किसने पर कैपिटा इनकम या पर हेड इनकम को निकाला था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नारोजी ने। तो दादा भाई नारोजी ने प्रयास किया था पर कैपिटा इनकम को सबसे पहले निकालने का। अब पर कैपिटा इनकम माने कि टोटल इकोनॉमी, यानी कि नेशनल इकोनॉमी। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, नेशनल इकोनॉमी यानी कि या नेशनल जीडीपी जिसको हम कहते हैं, अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जो नेशनल इकोनॉमी है उसको जब आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो निकल के आ जाता है हमारा पर कैपिटा इनकम। और 1867-68 के टाइम पे पर कैपिटा इनकम वाज ₹20। ठीक है, 20 रुपये जो है वो पर कैपिटा इनकम उस टाइम पे हुआ करती थी। ठीक है, और इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स वाज आल्सो नॉट प्रॉपर। ठीक है, इतना तो पर कैपिटा इनकम थी, उसके अलावा भी ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन था ये भी प्रॉपर नहीं था। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। इन विच ईयर डिड विवेकानंदा पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियन, यानी कि किस साल में विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन जो हुआ था अमेरिका में शिकागो में, ठीक है, शिकागो अमेरिका में जो है ये धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें विवेकानंद ने किस ईयर में पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1893 में, बी है 1895 में, 1897 में या 1899। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा 1893 में। तो 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में ये धर्म सम्मेलन यानी कि पार्लियामेंट्री ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि इंडिया और हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे। और उनकी स्पीच कितनी फेमस है वो वाली, वो सब आप जानते ही हैं। ठीक है, तो जो फेमस स्पीच है विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, वो 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन यानी कि पार्लियामेंट्री ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियन में उन्होंने दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, फ्रॉम विच कंट्री डिड द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन, यानी कि जो लिखित संविधान का जो कंसेप्ट है आज, क्योंकि आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अभी हमारे पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है ये आया कहाँ से, ये है सवाल। तो ऑप्शंस है ब्रिटेन से, यूएसए से, आयरलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है यूएसए से, यानी कि अमेरिका से जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रेडिशन है वो आया है। सबसे पहला देश जहां पर लिखित संविधान लिखा गया वो था अमेरिका। लिखित संविधान का अर्थ ये है दोस्तों कि जो संविधान है वो काफ़ी रिजिड होगा, चेंज इजिली नहीं होगा। ठीक है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसको कहीं पर लिखा नहीं गया है, वो भी लिखा हुआ है बट इट इज़ नॉट रिजिड।
ठीक है, उसका पक्का नहीं है कि वो कल ही बदल जाए या किस समय क्या वो डिसीजन लें, वो एकदम परमानेंट संविधान नहीं है। लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये आप याद रखना। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 48, द लास्ट चार्टर एक्ट कंसर्निंग इंडिया वाज, यानी कि जो आपको पता होगा 1773 से जो चार्टर एक्ट थे वो आने शुरू हुए थे टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ बहुत ज़्यादा मेल प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा जो है करप्शन करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको लोन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर्स निकालने शुरू कर दिए टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये चार्टर्स निकालने शुरू करे थे 1773 से। तो दोस्तों ये चार्टर कब तक चले, ये है सवाल। लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा था, तो इसमें ऑप्शन है 1773, 1813, 1853 या 1897। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1853। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो लास्ट चार्टर एक्ट था, उसके बाद चार्टर एक्ट आना बंद हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट कब से हुआ था ये चार्टर एक्ट आना, 1773 से। इसमें जो है ब्रिटेन ने कंपनी पर रेगुलेशन करना शुरू किया था 1773 पे। जब तक कंपनी चली तब तक ये चार्टर आते रहे। तो आपको पता होगा कि 1853 में जो लास्ट चार्टर आया था उसमें जो कंपनी थी उसको अंडर ट्रस्ट रखा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के, और उसको एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन दे दिया था, कंपनी चलाने का एक्सटेंशन उसको दे दिया था। लेकिन 1857 में एक क्रांति हो गई जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से हटा दिया गया, और उसके बाद सरकार बन गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट पावर थी वो वहाँ की क्वीन के पास चली गई, और उसके बाद जो कंपनी का रूल था वो ख़त्म हो गया 1858 से। और उसके बाद कौन से एक्ट आने शुरू हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1858 ये पहला एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इससे पहले चार्टर एक्ट आते थे, फिर 1857 में कंपनी ख़त्म हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना शुरू हो गए, यानी कि कंपनी की पावर फिर ख़त्म हो गई थी। तो आपको समझ में आ गया कि जो लास्ट चार्टर था वो 1853 में आया था। अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 49th क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के, ठीक है, लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल यानी कि लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है। और ऑप्शंस हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरोजनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो दोस्तों जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे, ही वॉज द लास्ट और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, यानी कि भारतीय गवर्नर जनरल पहले और आखिरी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। और वैसे लास्ट फॉरेन गवर्नर जनरल यानी कि विदेशी जो गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन था। माउंटबेटन इंडिया के आज़ाद होने के बाद भी गवर्नर जनरल था। उसके बाद फ्री इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो बने राजगोपालाचार्य, ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल। और आखिरी भी यही, इन्हीं के साथ ये पोस्ट गवर्नर जनरल की ख़त्म कर दी गई। ठीक है, फिर अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछा गया है कि इन इंडिया विच काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। इंडिया में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी अन्य देश के साथ वॉर यानी कि युद्ध की स्थिति बन जाती है, या एक्सटर्नल एग्रेशन किसी अन्य देश के साथ जो है वो अशांति बन जाती है, या युद्ध की जो है वो आप कह सकते हैं घोषणा हो जाती है, या जो हमारी आर्मी है वो तख्ता पलट करने की कोशिश करती है, तो उस टाइम पे कौन सी इमरजेंसी लगाई जाएगी। आपको पता है इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यही है ऑप्शन, नेशनल इमरजेंसी उस समय लगाई जाएगी, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी, या बोथ स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी, उसको लगाया जाता है यदि किसी अन्य देश के साथ युद्ध जैसी स्थिति बने तो। ठीक है, तो जब भी युद्ध की स्थिति बनती है किसी अन्य देश के साथ तो एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई जाती है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है। ठीक है, और स्टेट, अब आपका सवाल आएगा कि स्टेट इमरजेंसी कब लगाते हैं दोस्तों। जब स्टेट इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब स्टेट गवर्नमेंट इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर दे, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट को संभालने में अक्षम हो, तो उस टाइम पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है।
और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों उस स्थिति में जब देश या राज्य को चलाने के लिए पैसा ही खत्म हो जाए या पैसा बहुत कम हो, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है और जो इम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी तनख्वाह को आधा कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में। तो समझ में आ गया। तो आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। और इस नेशनल इमरजेंसी तो जब भी युद्ध हुए, क्योंकि हमारे चाइना से युद्ध हुआ है, पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, तो नेशनल इमरजेंसी उसमें लगी है। स्टेट इमरजेंसी तो आए दिन काफ़ी लगी है। ठीक है, आए दिन लगती रहती थी एक टाइम पे इंदिरा गांधी के रेन में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। यानी कि जो प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति है, उसका इलेक्शन किस प्रकार से होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। ऑप्शन है आर्टिकल 110, फिर ऑप्शन है आर्टिकल 29, फिर आर्टिकल 65 या फिर आर्टिकल 55। तो आप सोचिए कि किस में जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन का हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आर्टिकल 55। तो अनुच्छेद 55 में भारतीय संविधान के साफ मेंशन्ड है कि किस तरीके से जो है प्रेसिडेंट का चुनाव होगा थ्रू इलेक्शन। और इसके अलावा अगर आप बात करें आर्टिकल 61 की, तो इसमें लिखा गया है अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि 55 कहता है कि किस तरीके से आप चुनाव करेंगे प्रेसिडेंट का, और 61 कहता है कि आप कैसे उसको इम्पीच करेंगे, हटाएंगे, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये दोनों आर्टिकल याद रखना, 55 कि किस तरीके से इलेक्ट करोगे और 61 किस तरीके से इम्पीच करोगे। खत्म। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली। ये अर्थ होती है दोस्तों, आपको पता होगा, और अर्थ में हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे डिवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए अर्थ की। तो जो ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, फिर आपने देखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं दोस्तों, लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 23½ डिग्री लैटिट्यूड, 90 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों जो भी लैटिट्यूड होते हैं, ये दो लैटिट्यूड मान लो, एक ये 0 डिग्री वाला मान लो और एक दूसरा लैटिट्यूड मान लो जो उसके ठीक बगल में। तो इन दो लैटिट्यूड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है ये पूछा गया है। यानी कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ के बीच में बनाई जाती है, इनके बीच कितनी डिस्टेंस होती है ये पूछा है। और ऑप्शन है 111 माइल्स, 121 माइल्स, 111 किलोमीटर एंड 121 किलोमीटर। सो द राइट आंसर इज 111 किलोमीटर। यानी कि जो अर्थ में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनके में दो अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप उठा लो तो इनके बीच 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इसी से आप पता लगा सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ भी। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 53। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो शुरू हो गए। पहले हमने हिस्ट्री के पढ़े थे, फिर पॉलिटी के क्वेश्चन आए अबाउट द प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर से ज्योग्राफी के आने शुरू हो गए। तो मिसलेनी क्वेश्चंस हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछता है हाउ मच लॉन्गिट्यूड डज द अर्थ मूव्स इन एन आवर। अब मैंने क्या कहा था, ये ऐसे अर्थ हो गई, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। अब जो ऊपर से नीचे की तरफ को यानी कि वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और ये टाइम निकालने के जो है वो काम में आती हैं। तो ये पूछ रहा है जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है, वो 1 घंटे में अर्थ कितने लॉन्गिट्यूड को कवर कर लेती है, यानी कि कितने लॉन्गिट्यूड तक घूम जाती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों अर्थ जो है वो क्या है, स्फेरिकल है। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड इसमें पॉसिबल हैं, 360, क्योंकि 360 डिग्री रोटेट करेगी तो 360 जो लॉन्गिट्यूड बन सकते हैं। तो 360 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है दोस्तों, 1 दिन, यानी कि 24 आवर्स लगते हैं। तो 1 आवर में कितना कर लेगी, जब 24 आवर में 360 कर ले रहा है तो 1 आवर में कितना कर देगा, 360/24। तो 360 से आप 24 को जब काट पीट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कि 1 आवर में 15 डिग्री रोटेशन अर्थ कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 15 डिग्री जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हाउ मच लॉन्गिट्यूड डज द अर्थ कवर्स या अर्थ मूव्स इन एन आवर, तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 15 डिग्री। और कैसे आया ये चीज़ मैंने समझाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच मंथ डज द पेरिहीलियन अकर्स, यानी कि पेरिहीलियन
किस मंथ में होता है। अब जिन्होंने ज्योग्राफी के लेक्चर्स हमारे देखे थे, ल्यूसेंट ज्योग्राफी के लेक्चर्स जो हमने बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो उसमें मैंने बताया था दोस्तों क्या होता है पेरिहीलियन। ये है दोस्तों हमारा सन। अब आपको पता है सन के अराउंड कौन मूव करता है, अर्थ मूव करती है। किस पाथ पे, इलिप्टिकल पाथ में। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आ जाता है जब अर्थ जो है वो सन से सबसे करीब होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ जो है सन से काफ़ी दूर होती है। तो जब सन से जब बहुत करीब हो अर्थ, तो उसको कहा जाता है दोस्तों पेरिहीलियन। ठीक है, जब करीब होगी तो क्या कहेंगे, पेरिहीलियन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब दो लोगों में प्यार होगा तभी तो वो एक दूसरे के करीब रहेंगे, तो पेरी। ठीक है, पेरी प्यार, आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो ये पेरिहीलियन कहेंगे। और जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस सबसे दूरी पे हो तो उसको क्या कहेंगे, एपीहीलियन कहेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि पेरिहीलियन किस मंथ में होता है। तो मैंने उसमें दोस्तों आपको बताया था कि पेरिहीलियन आपको देखने को मिलता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है वो पेरिहीलियन की घटना होती है, यानी कि सूर्य से जो पृथ्वी है सबसे नज़दीक में आती है। लेकिन अब जनवरी में हमारे यहाँ कोल्ड क्यों होता है, बिकॉज हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, और जनवरी में जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ को जाता है, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में उस बार बहुत गर्म होता होगा जनवरी में। ठीक है, क्योंकि सन जो है अर्थ के सबसे नज़दीक आ जाता है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि कैप्रिकॉन के पास होता है सन। लेकिन हम क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं तो हमारे यहाँ क्या रहता है, कोल्ड ही रहता है। अब ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ क्योंकि झुकी हुई है। तो ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने उस सीरीज में, जाके आप देख सकते हैं वो सीरीज। और इसी तरीके से जो एपीहीलियन की घटना होती है दोस्तों, वो होती है जून में, यानी कि 4 जून को होती है आपकी एपीहीलियन की घटना, जिसमें कि अर्थ है सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे आ जाती है। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे जो सन की पोजीशन होती है वो कैंसर में होती है, तो दूर भी आ जाती है, तब भी जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है हमारे यहाँ, वहाँ क्या होता है, गर्म होता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ठंडा होगा उस टाइम पे, यानी ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे ठंडा होता होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, यानी कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है सोशियोलॉजी, फिर है कॉस्मोलॉजी, फिर है यूनिवर्सल लॉजी, फिर यह है पैथोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कॉस्मोलॉजी। जो ये कॉस्मो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका कॉस्मो का मीन्स होता है यूनिवर्स, और लॉगी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या कहेंगे, कॉस्मोलॉजी कहेंगे। अब जो सोशियोलॉजी है दोस्तों वो स्टडी ऑफ सोसाइटी होता है, सोशियोलॉजी। यूनिवर्सल लॉगी कुछ नहीं होती है, ठीक है, ये कोई टर्म नहीं है। और पैथोलॉजी क्या होती है, जिसमें कि हम पैथोजेंस को पढ़ते हैं, यानी कि पैथोजेंस मीन्स जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, पैथोजेंस के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, जो इको मार्क्स इज गिवन इंडियन प्रोडक्ट दैट आर, यानी कि जो इको मार्क होता है वो किन इंडियन प्रोडक्ट को दिया जाता है। ऑप्शन 1 है प्योर एंड अडल्ट्रेट, यानी कि जो बिल्कुल शुद्ध प्रोडक्ट हो उनको, या दूसरा ऑप्शन है रिच इन प्रोटीन, जिनमें कि प्रोटीन ज़्यादा पाया जाए। तीसरा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, चौथा है इकोनॉमिकली वायबल। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ये इको मार्क है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, इको हम क्या कहते हैं, आपने सुना होगा इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली क्या होते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। तो ये वर्ड है जो इको, इकोलॉजी को शो करता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जिनका कोई भी अर्थ को या नेचर को नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनको जो है वो इको मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है। और कौन सी संस्था है जो इको मार्क प्रोवाइड करती है दोस्तों, ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कौन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा ये जो मार्क है वो प्रोवाइड किया जाता है टू द प्रोडक्ट, ठीक है, और कि वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है हमारी नेचर में या इकोसिस्टम में, ठीक है। तो इको जो यहाँ पर वर्ड है वो इकोसिस्टम के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है, इकोसिस्टम। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, विच एरिया डिड द पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किस क्षेत्र में है। तो पहला है लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकंड ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट,
थर्ड है कमर्शियल बैंकिंग, या फोर्थ है स्टील प्रोडक्शन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कमर्शियल बैंकिंग। यानी कि अब पब्लिक सेक्टर का मतलब आप ये समझिए कि कौन सी ऐसी संस्था है जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट द्वारा अंडरटेकन है, यानी कि नेशनलाइज्ड है, गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है। तो आपको पता है जितने भी हमारे बैंक्स वगैरह होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, वो सब किसके अंडर आते हैं? आरबीआई के अंडर आते हैं। दे आर मीन्स कि उनको जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है पब्लिक सेक्टर का वो बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी आपको पता होगा परिवहन है, बट मैक्सिमम जो पार्ट है वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस के अंडर है, जो ये ट्रांसपोर्ट वाला। लेकिन जो बैंकिंग वाला है मोस्टली बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई और सबसे ज़्यादा सरकारी बैंक इंडिया में है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो पार्ट है कमर्शियल बैंकिंग का वो पब्लिक सेक्टर के अंदर है। फिर आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 में। यहाँ पर हमने इकोनॉमी के भी क्वेश्चन देख लिए। ये वाला जो था वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, और जो इको सिस्टम वाला अभी हमने पढ़ा। ठीक है, जो इको सर्टिफिकेट था वो भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन शुरू हो गया है आपका साइंस का। यहाँ पर साइंस में पर्टिकुलरली बायो का ये क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। तो इसमें दोस्तों पूछा गया है कि नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। यानी कि जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, वो किस ऑर्गन में पाया जाता है और किस ऑर्गन का फंक्शनल यूनिट है। ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, ऑप्शन 2 है लीवर, थर्ड है पैंक्रियाज, या फोर्थ है किडनी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किडनी। तो जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं और ये बहुत सारे मात्रा में, यानी कि लाखों करोड़ों मात्रा में जो है वो किडनी में होते हैं। और इनका काम क्या होता है नेफ्रॉन का? इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का, फिल्टर करना। ठीक है, और किडनी का काम क्या होता है? हमारे ब्लड को फिल्टर करना। और वो किस कारण हो पाता है? बिकॉज नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी। किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोग को आता भी होगा ये। तो क्वेश्चन है कि कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो कैल्शियम है वो प्लांट्स में किसके फॉर्मेशन में मदद करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है सेल वॉल, या क्लोरोफिल, या नन ऑफ अबव। तो दोस्तों जो कैल्शियम होता है वो सेल वॉल में बिल्ड करने में मदद करता है। किसको बिल्ड करने में? सेल वॉल को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों सेल वॉल? आपको पता होगा सेल वॉल इज द पार्ट ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। जैसे ये प्लांट सेल है कोई भी, तो उसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जो है दोस्तों सेल वॉल होती है। अंदर तो प्लाज्मा होता ही होता है, ठीक है, प्रोटीन से मिलकर क्योंकि बनी होती है, प्लाज्मा इसमें होता है। लेकिन बाहरी सुरक्षा के लिए प्लांट सेल की जो है सेल वॉल पाया जाता है। और जो ये सेल वॉल होता है वो बेसिकली किससे मिलके बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, और इसमें जो है कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है दोस्तों, जो कि इसको एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है और सेल की जो प्लांट सेल है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसमें सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो आप जान सकते हैं, ये भी साइंस का क्वेश्चन है और वो भी फिजिक्स का। ठीक है, साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर है और ये अभी का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, फिजिक्स का, साइंस फिजिक्स का। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60 में दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ। यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, ठीक है, बल्ब तो आपने देखा है, उसका फिलामेंट जो उसमें चमकती है चीज़, वो फिलामेंट किस चीज़ से मिलके बना होता है। यानी कि आपने कभी भी बल्ब देखा होगा दोस्तों, तो बल्ब में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्प्रिंग होती है इसको ही क्या कहते हैं दोस्तों? फिलामेंट कहते हैं। तो ये फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन। इसमें जो है टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस फिलामेंट को बनाने के लिए। और क्यों टंगस्टन का प्रयोग करते हैं दोस्तों? क्योंकि जो टंगस्टन होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक को ये सहन कर सकता है। इतने तक में ये जो है वो गलता नहीं है, इसलिए टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग किया जाता है। अब वो ऐसा नहीं कि जो वो 100 वाट वाले इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे उसमें टंगस्टन का यूज होता था, नहीं। जितने भी हमारे
जो भी बल्ब हम यूज करते हैं, ट्यूबलाइट्स में भी, खासकर ट्यूबलाइट भी जो होती है उसमें भी हम इसका ही यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको लगाते हैं और यहाँ पर से कुछ केमिकल रिलीज करवाते हैं। तो जैसे इसकी लाइट इसमें पहुँचती है तो ब्लू कलर की लाइट ये, वाइट कलर की लाइट ये इमिट करता है। ठीक है, इसमें क्योंकि यूवी रेज आती हैं बीच में और टंगस्टन से लाइट आती है, तो ये जब टकराते हैं तो ये वाइट लाइट को रिलीज करते हैं। ये फिनोमेना होता है ट्यूबलाइट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने डिस्कस कर लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, कुछ क्वेश्चन आपको शायद टफ भी लगे होंगे, क्योंकि टफ थे, रेयर क्वेश्चन भी थे इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज, हमारी जो ये कोशिश है वो अच्छी लगी होगी। आप अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसे अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके कितने मार्क्स इसमें बने दोस्तों, आउट ऑफ 20 आपको कितने सवाल आते थे, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। ज़रूर से आप बताना। ठीक है, ज़रूर से आप बताना कि आपके 20 में से कितने सही हुए हैं इसमें। ठीक है, और बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, क्योंकि इससे कुछ भी डिटरमाइन नहीं होता है, खाली आप इंगेजमेंट इससे बढ़ेगा इसमें। ठीक है, और आगे की वीडियोस का भी आपको इंतज़ार रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट आए या नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।